It is the election season in India once again, meaning that everything about elections, mainly the Lok Sabha elections, is important for your examination. इसीलिए इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग इंडिया में कौन कौन से जरूरी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं. द वे यू सी इलेक्शंस हैपनिंग टुडे, जैसे आज इलेक्शंस होते हैं विद द ईवीएम एंड द वीवीपैट, काफी कुछ चीजें आसान हो गई हैं. ट्रस्ट मी, कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था. We have come a long, long way since 1952 when India had its first Lok Sabha elections after independence. तब से अब तक what have been the important reforms? कैसे इलेक्टोरल प्रोसेस इंडिया का चेंज हुआ है, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस इलेक्टोरल एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड. दिस इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग. ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम GS2 पॉइंट ऑफ व्यू. जैसा कि आपको पता है, GS2 में इंडियन पॉलिटी आता है फ्रॉम द मेंस एग्जाम और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी, स्पेशली एवरी 5 years व्हेनेवर वी हैव द लोकसभा इलेक्शंस, तब खास करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द बिग रिफॉर्म्स दैट हैव हैपेंड, और हम लोग मेनली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलेंगे. मतलब आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस किस तरीके से बड़े बड़े रिफॉर्म्स आए, क्या क्या चीजें चेंज हुई. लेट्स सी. पहला बड़ा रिफॉर्म वॉज द लोअरिंग ऑफ द वोटिंग एज. अब ये जो वोटिंग एज का कम होना है, इसके पीछे भी एक रीजन था, कोई रैंडम रिफॉर्म नहीं था. वोटिंग एज टिल 1989 वॉज एक्चुअली 21 years. पहला मेजर रिफॉर्म वॉज इन 1988. टिल 1988 इंडिया में मिनिमम एज ऑफ वोटिंग यूज्ड टू बी 21 years. अगर आप 21 years के थे तभी आप वोट कर सकते थे. बट When Rajiv Gandhi became the Prime Minister, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, the 61st Amendment of the Constitution in 1988, and the voting age was reduced from 21 to 18. अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे करने के पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे. फर्स्ट, द गवर्नमेंट सेड अक्रॉस द वर्ल्ड, ज्यादातर देशों में अगर आप देखो तो वोटिंग एज 18 ही है. तो हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंडिया को इन लाइन विद द वर्ल्ड लेकर के आ रहे हैं. But the opposition members thought something else. See, till date, Rajiv Gandhi has been the youngest Prime Minister of India. जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो कहा जाता था कि जो यंग लोग हैं, जो यूथ हैं, उनमें उनकी फॉलोइंग काफी ज्यादा है. He was a young prime minister who needed to bring a lot of new technology. काफी सारी नई चीजें इन्होंने की. इंडिया में कंप्यूटर्स आना, PCOs एक्सेट्रा लेकर के आना, कहा जाता है राजीव गांधी के अंडर ही हुआ था. सो द कांग्रेस थॉट कि अगर हम वोटिंग एज कम कर दें और 18 से 21 के एज ब्रैकेट में करोड़ ऑफ पीपल एकदम से उन्हें नया वोटर बना दे, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग सब राजीव गांधी के लिए ही वोट करेंगे. एंड दैट वाज द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया था. अब 21 से 18 बहुत नॉर्मल बात लगती है. इंडिया में जो भी इलेक्शन हो, बी द लोकसभा इलेक्शन, द स्टेट इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, हर जगह वोटिंग एज मिनिमम 18 ही है. एंड दैट वाज डन अगेन इन 1988. सेकेंड बिग रिफॉर्म, डेप्यूटेशन टू इलेक्शन कमीशन. अब ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग है. सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कराने के लिए काफी पावर दी जाती है. एज यू नो, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराते हैं, दे नीड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू वर्क फॉर देम. अब परमानेंटली तो इलेक्शन कमीशन के पास इतने लोग होते नहीं है काम करने के लिए. सो व्हेन द इलेक्शंस आर हेल्ड, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स ऑफिसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. तभी आपने देखा होगा कई सारे गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको इलेक्शन ड्यूटी पे लाया जाता है. जो लोग स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, अलग अलग पोस्ट पर, उन्हें इलेक्शन ड्यूटी पर रखा जाता है. इलेक्शन से कुछ दिनों पहले उन्हें कहा जाता है आप ऑफिस जाने की जगह इलेक्शन कमीशन जहां कह रहा है वहां पर जाइए. अब होता क्या है कि ये लोग 1985 से पहले एक मान लेते हैं कि देयर इज समवन हु वर्क्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. उन्हें इलेक्शन कमीशन ने कोई काम दिया. अब स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रहा है. तो वो जो एम्प्लॉय है, द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात सुने या वो अपने स्टेट गवर्नमेंट की बात सुने, क्योंकि उनको सैलरी तो स्टेट गवर्नमेंट से आती है. सो दिस एम्प्लॉय इन द मिडल गेट स्टक, ये बीच में फंस जाते हैं. दैट इज वाई 1985 से पहले माना जाता था कि जो भी ऑफिसर्स इलेक्शन ड्यूटी पे होते भी थे, दे वर आंसरेबल टू देयर गवर्नमेंट ओनली.
because they knew कि long term में तो government can take action against them, they can transfer them, suspend them, so on and so forth. So all of them used to be very open to their governments, tell them everything जो भी पूछा जाता था. I'm not saying कि वो लोग कुछ गलत करते थे, but under pressure वो ऐसा करते थे. 1985 में, however, this was changed. Election Commission of India was given complete control over the officers who are on election duty. मतलब कि 1985 के बाद से जो भी ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहे हैं वो उस पीरियड में इलेक्शन कमीशन के ही डायरेक्शंस पे काम करेंगे. इट इवन इंक्लूड्स द पुलिस. इन द प्लेस ऑफ इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड, वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जब इलेक्शंस की तैयारी हो रही होती है, पुलिस भी इलेक्शन कमीशन के ही ऑर्डर्स पर काम करती है. दिस वॉज नॉट बिफोर 1985. 1985 के बाद ऐसा हुआ है. This has brought a lot of changes in the working of the election commission. इसके बाद से election commission has been much more independent. They have been much more powerful while taking the action, and that has been seen in how Indian elections are appreciated all around the world. इसीलिए you will see various examples where election commission has taken action against officials. जहां पे भी election commission को लगता है कि कुछ officials हैं जो कि election में ड्यूटी ठीक से नहीं दे रहे हैं, Election Commission can take action against them, as you can see here. It is not just the politicians who have to follow the model code of conduct. Police, election officials who are not permanent employees of the Election Commission, they also have to follow the model code of conduct जो कि Election Commission of India impose करता है. This was again a big reform in 1985. Another big reform. Election Commission of India became a multi-member commission. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके अलावा एज मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स एज अ प्रेसिडेंट डिसाइड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक इंसान का होना कंपलसरी है, हु विल बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. उनके अलावा और कितने होंगे ये कुछ कंपलसरी नहीं है. टिल 1989 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज्ड टू बी अ वन मेंबर बॉडी ओनली. केवल एक ही मेंबर होते थे. However, it was changed. क्यों? Remember, voting age was reduced from 21 to 18. So, government said, because the voting age is being reduced, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. So, we need to have multiple members. However, many people say that इसके लिए कोई और responsible था. There is a very famous civil servant and a very famous election commissioner of the past that you must know, T.N. Seshan. T.N. Seshan, former Chief Election Commissioner, is given the credit for a lot of reforms in the Election Commission. कहा जाता था that he was one of the most strict election commissioners. He even cancelled many elections जब भी इनको न्यूज़ मिलती थी कि भाई कहीं पर भी इलेक्शन में कोई गड़बड़ हुई है. He did not used to listen to politicians. He was extremely neutral. He cancelled many elections as well. Now it is said that because the government did not want to take a chance, गवर्नमेंट्स डिड नॉट वांट कि कोई ऐसा इलेक्शन कमिश्नर बन जाए जो उनकी बात ना सुने. दैट इज व्हाई दे वांटेड टू पुट 2 more people in the इलेक्शन कमीशन. एंड इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम अ 3-member बॉडी. चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स. इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ऑल्दो इट इज अ 3-member बॉडी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 other इलेक्शन कमिश्नर्स, लेकिन तीनों की पावर्स आर द सेम. If they have to decide something, it is decided on the basis of majority. So कोई भी अगर let's say decision लेना है, for example to cancel the elections, it has to be through a majority vote. At least 2 people has to vote yes. So if the 2 people are only election commissioners, they say yes. Chief election commissioner कहते हैं no, तब भी वो election cancel नहीं होगा. And that is how it works. So again, 1989 में पहली बार it became a multiple member body. उसके बाद 1993 से अब तक इट हैज बिकम अ 3-member बॉडी ओनली. रिमेंबर, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेज दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया shall comprise of a chief election commissioner and as many other election commissioners as the president decides from time to time. तो अगर कल गवर्नमेंट थिंक्स इट हैज टू बी अ 5-member बॉडी तो वो कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इफ दे वांट टू टेक इट बैक टू अ 1-member बॉडी वो भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. These are the present election commissioners. Shri Rajiv Kumar, who is the chief election commissioner, and then there are 2 other election commissioners. Election commission is always in the news, especially nearby the elections.
अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट हैड इंटरवीन इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑल्सो ऑफ हाउ द अपॉइंटमेंट शुड बी डन. देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टॉक बिकॉज इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए, ऑल्दो इट इज सच एन इंपॉर्टेंट पोस्ट, इंडिया में कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है. अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो मेनली आप में से ही किसी को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है. अदर बिग रिफॉर्म, ट्रांजिशन टू बैलेट पेपर फ्रॉम कलर्ड बैलेट बॉक्स. अब ये क्या है? सी, इंडिया में जब पहले इलेक्शन होते थे तो एक बैलेट बॉक्स नहीं था. सो अभी राइट नाउ वी हैव द ईवीएम मशीन. आप बस ईवीएम मशीन में बटन दबाते हैं, यू प्रेस द बटन. बिफोर दैट देयर यूज्ड टू बी अ बैलेट बॉक्स. Means there used to be a box wherever you had to go to vote. वहां पर रूम में बैलेट बॉक्स होगा, आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा. लेट्स अज्यूम दिस इज द पेपर वेयर नेम ऑफ द कैंडिडेट्स आर रिटन. सब कैंडिडेट्स के नाम होंगे. आपको किसी एक पर स्टैम्प लगाना है कि हाँ मुझे इन्हें वोट करना है, एंड दैट बैलेट पेपर वुड गो इनटू दिस बॉक्स. सो एक बॉक्स होता था, उसमें सब लोग अपना पेपर डालते थे. उससे भी पहले, बिफोर दैट, बिकॉज इंडिया हैड अ लॉट ऑफ इलिटरेसी, माना जाता था लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या करना है, तो पहले क्या होता था कि एवरी कैंडिडेट हैड देयर ओन बॉक्स. सो बेसिकली नॉट वन बट देयर वर मल्टीपल बॉक्सेस. लेट्स अज्यूम बीजेपी कैंडिडेट का एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स इज कांग्रेस कैंडिडेट, देन देयर इज लेट्स से तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट, देन लेट्स से बीजेडी कैंडिडेट, एनसीपी कैंडिडेट. सबके अपने अपने अलग बॉक्स थे. सो व्हेन यू कम टू वोट, अगर आपको एनसीपी के लिए वोट करना है आप इसमें डाल दो. इफ यू हैड टू वोट फॉर बीजेपी आप अपना पेपर इसमें डाल दो. इफ यू हैड टू वोट फॉर तृणमूल कांग्रेस आप पेपर इसमें डाल दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बेसिकली इट स्टार्टेड विद डिफरेंट बॉक्सेस फॉर डिफरेंट कैंडिडेट्स, देन इट बिकेम वन बॉक्स फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, और अब हम लोग हैं ईवीएम के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. कुछ इस तरह से. सो दिस इज द फोटो ऑफ फर्स्ट एवर लोकसभा इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1952-51 में शुरू होकर के. एज यू कैन सी एवरी कैंडिडेट हैड अ डिफरेंट बॉक्स. सब बॉक्स के ऊपर देयर वुड बी फोटो ऑफ द सिंबल ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द पार्टी, ताकि आप आराम से वोट कर सकें. Another big reform, the EVMs. EVMs are both controversial and are appreciated as well. You will see जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है, स्पेशली द कैंडिडेट्स हु लूज, पार्टीज दे लूज, वो हमेशा ईवीएम्स पर क्वेश्चन करते हैं कि हमने बटन किसी को दबाया, किसी और को वोट गया. बट ईवीएम हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म इन इंडियन इलेक्शन हिस्ट्री. द रीजन बीइंग कि ईवीएम से पहले रिजल्ट्स आने में बहुत दिन लगते थे. आपको एक एक पेपर काउंट करना होता था, एक एक बैलेट पेपर पे देखना होता था कि किसको वोट लगा है. देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ बूथ कैप्चरिंग. कई लोग वो बॉक्स उठा के ले जाते थे, बॉक्स में इंक डाल देते थे, आग लगा देते थे, दे यूज्ड टू पुट फायर ऑन द बॉक्स. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हरासमेंट ऑफ द वोटर्स. देयर वर अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहां पर वोटिंग ठीक से नहीं हो पाती थी और रिजल्ट आने में बहुत बहुत टाइम लगता था. अब ईवीएम से हुआ क्या है कि ईवीएम्स मीन कि अब काउंटिंग इज मच इजियर. यू कांट हैव बूथ कैप्चरिंग. आप इसको घर नहीं लेके जा सकते, आप लेके जाओगे तो वो लॉक हो जाएगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. विद द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इट हैज बिकम मच 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 सिंपलर टू हैव इलेक्शंस. अब देयर आर स्टिल क्वेश्चन मार्क्स ओवर इट. कई लोग अभी भी क्वेश्चन उठाते हैं कि हमने वोट किसी को दबाया था, बटन किसी को दबाया, कहीं और गया वोट. इलेक्शन कमीशन ने कई बार कहा है पार्टीज को कि इफ यू हैव अ डाउट आप हमारे सामने आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो बोलती हैं कि अरे ईवीएम हैक कर लिया, ईवीएम हैक हो जाएगा, बट जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाते हैं देन नो पार्टी टर्न्स अप. तब कोई भी पार्टी सामने आती नहीं है. ईवीएम इंडिया में दो ही कंपनीज हैं जो बनाती हैं, बोथ आर गवर्नमेंट कंपनीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. अभी अभी रिसेंटली इन दोनों कंपनीज को यह पूछा गया कि आप बताइए ईवीएम के पार्ट्स कहां से आते हैं, क्योंकि भाई ईवीएम के इतने अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, सारे पार्ट्स खुद तो शायद नहीं बनाते होंगे. तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए ईवीएम के पार्ट्स आप कहां से इंपोर्ट करते हैं, कौन सी कंपनी बनाती हैं, शायद उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. These two companies declined. उन्होंने कहा हम ये नहीं बताएंगे ईवीएम के पार्ट्स कहां से आते हैं. EVMs first started to be used in 1998 और अब
हर इलेक्शन में, लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस में ईवीएम्स ही यूज होते हैं. एंड अगेन दिस यूजिंग ऑफ ईवीएम और जितने भी रिफॉर्म्स ये आए हैं, अ लॉट ऑफ देम हैव रिक्वायर्ड चेंजिंग द लॉ. जो इंडिया में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आरपीए 1951, इसमें सेक्शन 61A was changed or was inserted rather specially to allow the use of EVM. EVM यूज करने के लिए ये लिखा गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 61A में कि EVMs कैन बी यूज, और तब से ये यूज हो रहे हैं. नेक्स्ट बिग रिफॉर्म was against बूथ कैप्चरिंग. एज आई टोल्ड यू, बूथ कैप्चरिंग क्या था? पहले जब ईवीएम नहीं थे और पेपर से वोटिंग होती थी, देयर वर सम पीपल जिन्हें बूथ लुटेरा कहा जाता था. बूथ लुटेरा मीन जिनका काम ही ये है कि आप मुझे पैसे दो, अगर आपको लगता है आप इलेक्शन हार रहे हो, मेरे लोग जाएंगे और वो बूथ कैप्चर कर लेंगे, वो ले आएंगे वोट सारे, या आपके नाम पे बहुत सारे वोट डाल देंगे, या इंक डाल देंगे, या आग लगा देंगे, लोगों को धमकाएंगे. इसे बूथ कैप्चरिंग कहा जाता था. अब प्लीज अंडरस्टैंड, इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है टू कैंसल द इलेक्शन इफ दे थिंक कि धांधलेबाजी हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, बट वो लॉ में नहीं लिखा था. इसीलिए मोस्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स डिड नॉट यूज टू टेक एनी एक्शन. 1989 में प्रोविजन स्पेशली डाला गया लॉ में कि अब इलेक्शन कमीशन पोल्स को, वोटिंग को उस जगह पर एडजर्न कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है, कैंसिल कर सकती है अगर बूथ कैप्चरिंग होता है. बूथ कैप्चरिंग की प्रॉपर डेफिनेशन भी दी गई कि अगर आप जबरदस्ती किसी से वोट करवा रहे हैं, if you are threatening someone, if you are not allowing the officials to work properly, if you are taking away paper ballot और voting machine, इन सभी को बूथ कैप्चरिंग कहा जाएगा. इन सारे ही केसेस में द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कैन टेक एक्शन एंड दे कैन पोस्टपोन और कैंसल द एंटायर इलेक्शन ऑफ दैट एरिया. वन अदर बिग रिफॉर्म was the introduction of model code of conduct. आई एम श्योर आप सभी ने पढ़ा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, आचार संहिता जिसे कहा जाता है. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तब लगता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि इलेक्शन 10 जून से शुरू होंगे, तो आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस. वो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन से आती हैं, which tells how the political parties can behave, how the candidates can behave, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं, कैसे अगर वो ये तोड़ेंगे रूल्स तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है. द प्रॉब्लम इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई लीगल बैकिंग नहीं है. मीन्स इसके लिए कोई लॉ पास नहीं हुआ है. दैट इज वाई इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी, क्योंकि पॉलिटिशियंस को लगता है ये हमारे अगेंस्ट यूज होगा. दैट इज वाई ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस हैव नॉट कन्वर्टेड दिस इनटू अ लॉ. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1960 में केरला में इसकी शुरुआत हुई. 1979 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर आइडिया एक्सप्लोर किया और इसे इंप्लीमेंट किया. अभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है. फॉर एग्जाम्पल, यू वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ न्यूज स्टोरीज की प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट, राहुल गांधी के अगेंस्ट कंप्लेंट होती है कि इन्होंने इलेक्शन स्पीचेस में ये बोला, ऐसा बोला, वादा किया लोगों को, रिलीजन के नाम पे कुछ बोला. ऑल ऑफ दीज कंप्लेंट्स आर फाइल्ड बिकॉज दे आर अगेंस्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर दीज रूल्स जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करता है. अगेन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिगिंस on the day or at the time when the election commission of India announces a schedule. जैसे ही वो स्केड्यूल अनाउंस करते हैं वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत लंबी बड़ी गाइडलाइंस है. इट्स अ वास्ट बुकलेट रिलीज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अगेन, नो लीगल बैकिंग, देयर इज नो लॉ पास्ड अबाउट इट. इट इज नॉट इवन रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एज यू कैन सी हियर, इलेक्शन कमीशन इशू करते हैं नोटिसेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे फाइंड कि कोई रिलीजन के नाम पर वोट मांग रहा है, दे विल से ओके नाउ यू कैन नॉट कैंपेन फॉर 1 वीक. आप 1 वीक तक कोई रैली नहीं कर सकते. दिस इज द एक्शन अगेंस्ट यू. दे डोंट टेक अ लॉट ऑफ हार्श स्टेप्स. बहुत हार्श एक्शन नहीं लिया जाता है, बट येस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज हैव द पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट पॉलिटिशियंस एज वेल. देन
देयर इज अ प्रोविजन कि जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं उन्हें स्टेट रन मीडिया पर टाइम दिया जाएगा। अब एज यू नो, अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी है इंडिया में, फर्स्ट स्टेप इज कि आप अपनी पार्टी को रजिस्टर करें। रजिस्टर्ड पार्टीज, पार्टी को रजिस्टर करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आप जाओ, दे विल गिव यू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू सबमिट, कुछ पेपर वर्क भरना होगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्ड पार्टीज इन इंडिया। नेक्स्ट स्टेप इज वेदर यू आर अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और नॉट। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए you will have to fight elections, you will have to fulfill some criteria. Recognized parties get certain advantages. 2003 में for example, they were given some time on cable television network. For example, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, वहां पर आकर के वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। They will be given this free of cost air time. Although you can say अब दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो देखता कौन है, सुनता कौन है, but again this is a way to have equitable distribution. For example, if a political party says कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है एडवर्टाइजमेंट करने के, हम इलेक्शन कैसे लड़ें, तो उनके लिए एटलीस्ट ये प्रोविजन किया गया है कि भाई एटलीस्ट स्टेट रन मीडिया में यू कैन हैव सम फ्री एयर टाइम एंड यू विल नॉट बी चार्ज फॉर इट। एक और बहुत अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग जो रिफॉर्म था वो था रिस्ट्रिक्शन ऑन द एग्जिट पोल। अब एग्जिट पोल क्या है? जब कोई वोट देकर के निकलता है तो मीडिया वाले वहां खड़े होते हैं, वो पूछते हैं आपने किसको वोट किया, डिड यू वोट फॉर बीजेपी, डिड यू वोट फॉर कांग्रेस, आपने किसको वोट किया, और फिर वो लिख लेते हैं। अब होता क्या है कि ये न्यूज मीडिया वाले टीवी पे दिखाना चाहते हैं जल्दी से कि देखो ये जीत रहे हैं, ये हार रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? लेट्स अज्यूम, एक बार मान लेते हैं कि इलेक्शन 7 फेज में हो रहा है, ठीक है। 7 फेज का मतलब है आज एक जगह वोटिंग हुई, फिर एक हफ्ते बाद कहीं और वोटिंग होगी, एक हफ्ते बाद कहीं और वोटिंग होगी। तो होता क्या है, मान लीजिए पहले फेज के बाद ही आज केवल 10 शहरों में वोटिंग हुई और उसके बाद शाम को टीवी पे दिखा दिया गया कि अरे बीजेपी के इतने वोट आ रहे हैं, कांग्रेस के इतने आ रहे हैं। तो इससे जो नेक्स्ट फेज की वोटिंग होती है वो वोटर्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उन वोटर को लगेगा अरे ये पार्टी तो ऐसे ही जीत रही है यार, तो मैं भी इसी को वोट करता हूं। तो ये इन्फ्लुएंस ना हो इसके लिए एग्जिट पोल्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं, खासकर कि वो जब उनको लगता है कि हम जीत रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स पहले ही दिखा दिए जाएं ताकि जो बाद में वोट करने वाले लोग हैं वो भी हमारे तरफ ही वोट करें, ताकि कोई अपना वोट वेस्ट ना करे। 2009 में हाउएवर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। अब द रूल इज एग्जिट पोल केवल तभी दिखाए जा सकते हैं जब ऑल द फेजेस आर ओवर, सारे फेज खत्म होने के बाद। तो अगर 7 फेज का इलेक्शन है तो जब 7th फेज भी खत्म हो जाएगा, उसकी वोटिंग भी प्रॉपरली ओवर हो जाएगी, उसके बाद ही आप एग्जिट पोल के रिजल्ट दिखाओगे। तो आप एग्जिट पोल अभी भी लो, आप लोगों से पूछो किसको वोट किया, किसको वोट नहीं किया, लेकिन वो डेटा अपने पास ही रखो। आप वो डेटा एक फेज खत्म होने के बाद या 2 फेज खत्म होने के बाद नहीं दिखा सकते। जब सारे फेज खत्म हो जाएंगे, पूरा इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आखिरी फेज की भी वोटिंग हो चुकी होगी, उसके बाद ही आप शो कर सकते हो कि रिजल्ट क्या है, एग्जिट पोल में किसने किसको वोट दिया। अगेन ये इसीलिए होता है ताकि जो वोटर हैं, जो नेक्स्ट फेज के हैं, वो इन्फ्लुएंस ना हो, ये सोचे कि अरे मैं तो इनको वोट देने वाला था लेकिन लाखों लोगों ने तो इनको वोट दिया है, तो क्या मैं गलत हूं, तो मैं भी अपना वोट चेंज कर लेता हूं। ताकि ये ना हो इसलिए एग्जिट पोल पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि कुछ ही सालों पहले हुई है, दैट इज ऑनलाइन एनरोलमेंट। केवल वोटर आईडी कार्ड होना इज नॉट इनफ वोटिंग के लिए। वोटिंग के लिए वोटर आईडी कार्ड में होने से ज्यादा जरूरी है कि इलेक्टोरल रोल, जो लिस्ट है वोटर्स की, उसमें आपका नाम है कि नहीं है। अगर उसमें आपका नाम है तो अगर आपका वोटिंग आईडी कार्ड नहीं भी नहीं है तो भी आप किसी और आइडेंटिटी कार्ड, आईडी प्रूफ दिखा के वोट कर सकते हैं। बट अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप नहीं वोट कर सकते। पहले लिस्ट में नाम डालना बहुत मुश्किल होता था, बहुत टाइम निकालना पड़ता था, अब वो ऑनलाइन हो गया है। आप ऑनलाइन लिस्ट चेक कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डन अ ग्रेट जॉब। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफी इजी कर दिया है ये सब करना। कई सारे नंबर्स हैं, आप SMS भेज के देख सकते हैं आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये सब देख सकते हैं ताकि
जितने ज्यादा लोग हो सके वो आके वोटिंग करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम है इलेक्शन कराना, उसमें एक सबसे बड़ा काम इनका यह है टू एंश्योर कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के वोट करें, और वो करने के लिए दे वांट टू मेक इट ईजियर, क्योंकि जहां लगेगा लोगों को कि अरे वोट करना कठिन है, टाइम लगता है, तो वो वोट नहीं करेंगे। सो दिस इज समथिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डन। एक और इंटरेस्टिंग रिफॉर्म, नोटा, नन ऑफ द अबव। ये भी रिसेंटली न्यूज में भी था। नन ऑफ द अबव, अगर आप वोट करते हैं तो ईवीएम में एक लास्ट ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव। ये तब आप प्रेस करते हैं जो आपको कोई भी और कैंडिडेट पसंद नहीं आया। अब नन ऑफ द अबव में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक इलेक्शन है जहां नोटा को मिलते हैं 25% वोट्स, कैंडिडेट ए को मिलता है 20%, बी को 15% और बाकी सबको कम। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, तब भी विनर ए होंगे जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं कैंडिडेट्स में। ये प्रॉब्लम है नोटा के साथ। कई लोग कहते हैं कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने पर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा रिजल्ट में, तो नोटा को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया? भाई नोटा को मत इंट्रोड्यूस करते। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर आप दोबारा से इलेक्शन कराएंगे क्योंकि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल गया है, तो दोबारा इलेक्शन कराना इज नॉट दैट इजी। इनफैक्ट अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में देयर वाज एन अपील फाइल्ड कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो वो कैंसिल हो जाना चाहिए इलेक्शन, या इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर इलेक्शन कमीशन को रेफर किया है पूछने के लिए कि आपका क्या व्यू है इसमें। सो द क्वेश्चन इज कि अगर नोटा का ऐसा कोई इंपैक्ट है ही नहीं तो नोटा को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? सी देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। पहला, कई लोग वोट करने नहीं जाते थे, ये कह के कि अरे कोई कैंडिडेट ही अच्छा नहीं है, मैं वोट करने नहीं जाऊंगा। तो ताकि वो भी आए, क्योंकि यू हैव अ राइट टू वोट, वोट करना आपका राइट है। कैंडिडेट पसंद नहीं है, कैंडिडेट अच्छा नहीं है, मैं आपकी गलती तो नहीं है भाई, वोट करना मेरा राइट है, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। तो कैंडिडेट अच्छा नहीं है इससे आपका वोट करने का राइट नहीं छीना जाना चाहिए। इसीलिए नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया कि चलिए अगर आपके पास कैंडिडेट अच्छा नहीं भी है तब भी आप वोट करिए, कम से कम नोटा पे आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है, क्या नोटा का बटन आने से पहले ये ऑप्शन था ही नहीं? लेट्स अज्यूम अगर नोटा का ऑप्शन नहीं था, तो अगर मैं वोट करने जाऊं, मैं सारे कैंडिडेट्स का नाम देखता हूं, मुझे कोई पसंद नहीं है, तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शन था? ऑप्शन तब भी था। ऑप्शन क्या था? मुझे वहां पे जो ऑफिसर बैठा होगा उससे बोलना पड़ेगा कि यार मुझे एक फॉर्म दो जिसका नाम है फॉर्म 49O। उस फॉर्म पर मेरा वोट जाएगा। फॉर्म 49O का मतलब था यही कि मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता हूं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी, राइट टू वोट इज अ कॉन्फिडेंशियल राइट। मींस राइट टू वोट, जो आपका वोट देने का अधिकार है, वो गुप्त अधिकार है। इसका मतलब यह है कि मैंने किसको वोट दिया, ये मैं किसी को अगर नहीं बताना चाहता हूं तो मुझे हक है कि मैं किसी को ना बताऊं। अब प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे ही वहां पर बूथ में बोलेंगे किसी को फॉर्म 49O दे दो मुझे, तो पता चल गया लोगों को कि भाई आप ही हो जिसने किसी को वोट नहीं किया है। ये प्रॉब्लम है कि फॉर्म 49O लेने वालों को पता चल जाएगा और लोगों की यही है जिसने किसी को वोट नहीं किया है, तो उनका जो वोटिंग करने का प्राइवेट राइट है, कॉन्फिडेंशियल राइट है, वो छिन जाता है। तो बजाय इसके कि अलग से फॉर्म हो, उसे एक बटन दे दिया गया लास्ट में जो होता है नन ऑफ द अबव का। लेकिन जैसा मैंने कहा अभी भी, अगर नन ऑफ द अबव को सबसे ज्यादा वोट भी मिल जाते हैं तब भी कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों नहीं हम वो उस जगह का इलेक्शन दोबारा करा दें जहां पे नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा। दे हैव आस्क्ड इलेक्शन कमीशन टू रिस्पॉन्ड कि आप बताइए ऐसे में क्या करना चाहिए। एक और रिफॉर्म जो रिसेंटली आया था, वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम। अगर आप वोट करने जाते हैं, आप ईवीएम के साथ एक छोटी सी मशीन देखेंगे, प्रिंटर टाइप की। देखिए ये होता है वीवीपैट। अब ये होता क्या है? कई लोगों ने कंप्लेंट की कि हम बटन किसी को दबाते हैं, वोट किसी और को चला जाता है। ये ठीक करने के लिए अगर ऐसा होता था तो वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया। देखते हैं कैसे। एक इमेजिन करिए कि मैंने यहां पर बीजेपी को वोट किया, ठीक है? तो होगा क्या कि यहां पर एक स्लिप प्रिंट होकर के आएगी
इस स्लिप पर वो इलेक्शन सिंबल बना होगा जिसको मैंने वोट किया, जिनको मैंने वोट किया उनका नाम होगा यहां पर, ताकि मैं एक बार देख के कंफर्म कर सकता हूं कि अच्छा मैंने बटन जो दबाया था ये उसी के नाम की स्लिप निकली है कि नहीं। अगर ये स्लिप उसी के नाम की है तो ठीक है, मतलब कोई गलती नहीं है। अगर मैंने बटन किसी और का दबाया था, स्लिप किसी और के नाम की निकली है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। दिस इज हाउ द वीवीपैट वर्क्स। अब वीवीपैट में जो स्लिप निकलती है, द प्रिंट आउट, यू कैन नॉट टेक इट, आप उससे निकाल के घर नहीं ले जा सकते। वो स्लिप निकलती है कुछ सेकंड्स के लिए, यू कैन सी, और वो कट होके अपने आप ही बॉक्स में चली जाएगी। उससे होता क्या है, होता ये है कि बाद में अगर कहीं पर क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, सवाल पूछे जाने लगे किसी इलेक्शन के रिजल्ट पर, तो आप उसे चेक कर सकते हो। आप वो ईवीएम लेकर आओगे, ईवीएम में देखोगे लेट से बीजेपी को 100 वोट्स मिले हैं, तो आप वीवीपैट में चेक करोगे कि बीजेपी की 100 स्लिप्स हैं कि नहीं। अगर वोट्स भी 100 है, स्लिप्स भी 100 है, तो बस सब ठीक है। तो इसीलिए वीवीपैट इज टू वेरीफाई, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वेरीफाई करने के लिए कि जिसको आपने बटन दबा के वोट दिया उसी को दिया कि नहीं। प्लीज रिमेंबर, वीवीपैट की सारी स्लिप्स काउंट नहीं होती हैं, क्योंकि आप सारी स्लिप्स काउंट करने लगोगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि यू गो बैक टू बैलेट पेपर एरा, फिर बहुत टाइम लगेगा इलेक्शन रिजल्ट आने में। तो रैंडमली कुछ पिक किए जाते हैं टू मेक श्योर दैट देयर इज नो एरर। अभी सुप्रीम कोर्ट में अगेन देयर वाज अ पिटीशन फाइल्ड कि सारे के सारे वीवीपैट्स में काउंट करने चाहिए अक्रॉस द कंट्री, जो कि मना कर दिया गया, बिकॉज अगेन अगर आप सारे वीवीपैट काउंट करोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, फिर आप उसी इलेक्शन मोड में दोबारा आ जाओगे बैलेट पेपर के लिए। इसके लिए भी इलेक्शन रूल्स जो है उसमें चेंज किया गया था, और अब वीवीपैट को सारे ईवीएम्स में कनेक्ट करके रखा जाता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये सारे ईवीएम्स के साथ कनेक्टेड नहीं था, कुछ ईवीएम्स के साथ था, इसमें भी काफी डिले हुआ, बट अब सारे वीवीपैट, हर एक ईवीएम के साथ एक वीवीपैट अटैच होता ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में देयर वाज अ पिटीशन फाइल कि सारे वीवीपैट्स के स्लिप्स काउंट होने चाहिए, मैच होने चाहिए अपने अपने ईवीएम से, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि वो फिर वही बात, आप बैलेट पेपर वाले एरा में वापस आ रहे हो और उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, द वेरी रीसेंट रिफॉर्म जो अभी लास्ट ईयर हुआ, वो थी अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। एवरीवन विल टेल यू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में शायद ही कोई इलेक्शन कमीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। आफ्टर ऑल इंडिया की डेमोक्रेसी को वो अपहोल्ड करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसेस नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई प्रोसेस नहीं है, बस ये है कि दे आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर जो नाम देते हैं वो उन्हें बना देते हैं, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं था। जब इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो क्यों ना एटलीस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, एक कमिटी हो जिसमें ऑपोजिशन मेंबर्स, जुडिशरी, उनका भी कोई रोल हो। जब गवर्नमेंट ने ये बहुत सालों तक नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ही मार्च 2023 में डिसीजन दिया इन अनूप बरनवाल केस कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, एक कमिटी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि एक कमिटी बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, ये 3 मेंबर कमिटी होनी चाहिए, विच विल टेल कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करेंगे। अब गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी हर कमिटी में चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी हो। इन दिस कमिटी एज यू कैन सी गवर्नमेंट हैज ओनली 1 मेंबर, प्राइम मिनिस्टर। सो गवर्नमेंट अनहैप्पी विद दिस इंट्रोड्यूस अ न्यू चेंज। गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया और अब ये कमिटी है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा की, और एक कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स चॉइस। सो इफ यू कैन सी यहां पे अब 3 मेंबर में से 2 गवर्नमेंट के होंगे, तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी हो गई है। अभी भी एज सच कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अभी भी मोस्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स दैट यू सी आर पीपल हु आर सीनियर आईएएस ऑफिसर्स। अब प्रॉब्लम ये है, इफ यू आर एन आईएएस ऑफिसर तो मतलब यू आर क्लोज टू द गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट के साथ इतने सालों तक काम किया है, तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। बिकॉज ऑपोजिशन मेंबर से कि अरे गवर्नमेंट तो उन्हीं को बनाएगी जो उनके बहुत क्लोज हों, तो इसे अभी भी काफी बेटर किया जा सकता है। एज यू कैन सी जो न्यू लॉ है उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट फ्रॉम अ सिलेक्शन कमेटी, और सिलेक्शन कमेटी में कौन है, प्राइम मिनिस्टर,
यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये पहले नहीं थे, इनकी जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इनको हटाया गवर्नमेंट ने ताकि उनकी मेजोरिटी आ जाए। और थर्ड मेंबर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ये बताना है, ये जो सेम कमिटी है ये और किसका अपॉइंटमेंट करती है? एग्जैक्टली सेम कमिटी एक और भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे अपॉइंटमेंट रिकमेंड करती हैं, वो कौन है ये आप मुझे बताइए। द लास्ट एंड द मोस्ट रीसेंट रिफॉर्म जो इस इलेक्शन से पहले आया वो था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जो एजिड एल्डरली वोटर्स हैं अबव 85 और पीपल विद डिसेबिलिटी, एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी और जो पीपल अबव 85 हैं वो इलेक्शन के लिए अपने घर से वोटिंग भी कर सकते हैं। उन्हें पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें आने में प्रॉब्लम होगी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स भेजेगा उनके यहाँ पे विद द ईवीएम मशीन, वो अपने घर पर ही वोट कर सकते हैं। दिस इज अगेन डन टू इंक्रीज द वोटिंग परसेंटेज। वोटिंग परसेंटेज अगर इससे 0.001% भी बढ़ती है तो भी इट इज अ फीचर विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड। जो लोग वोट करने नहीं आ सकते, जिन्हें वोट करने आने में प्रॉब्लम है, उनके लिए घर से वोट करवाना ये इस लोकसभा इलेक्शन में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगेन एल्डर सिटीजन्स बट ओनली दोज आर अबव 85 एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। एज यू कैन सी है, नागालैंड में ऐसा हुआ, अलवर राजस्थान में ऐसा हुआ, जहां पर इलेक्शन कमीशन घर गए हैं और वहां पर उन्होंने वोट किया है। ये थे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जो कि इलेक्शन प्रोसेस में आए हैं इंडिया में सिंस आर इंडिपेंडेंस। I hope you liked the video. I hope this is important for the examination point of view from both the mains and the prelims exam point of view. If you have any questions about your UPSC preparation, you can write a mail to me. Also, do follow this channel for more such videos on current affairs, mains answer writing and PSIR optional. Thank you so much for watching. Have a good day ahead. Bye-bye. Jai Hind.